तारीख़ के इस क्लास में सभी तलबा का खैर मक़दम है। और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने इस पेपर में जो 1760 से लेकर 1950 तक है, अलग-अलग यूनिट का जायज़ा लिया। और इसमें हम लोगों ने देखा कि औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद जो हिंदुस्तान में सूरत-ए-हाल थी, उसमें किस तरह से बरतानवी हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए कई जंगों के सहारे, चाहे वो प्लासी की जंग हो या बक्सर की जंग हो, लड़ने के बाद इस हिंदुस्तान में अपनी नौआबादियात, कॉलोनी कायम करने में कामयाब रही। इस सिलसिले में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कॉलोनियल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर ज़राअत को देखा था कि किस तरह से नौआबादियात मईशत के तहत ज़राअत की हालत क्या थी और किस तरह से बरतानवी हुकूमत ने अपनी मफाद के लिए इसका इस्तेमाल किया। आज का जो यूनिट है वो यूनिट 7 है। वो है नौआबादियाती मईशत, तिजारत और सनत, यानी कॉलोनियल इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसके तहत जो भी इस यूनिट को भी हमने मुख्तलिफ टुकड़ों में बांटा है। जैसे कि पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है उस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इजारादारी मोनोपोली दी गई थी उस पर गुफ्तगू होगी। फिर इजारादारी और आज़ाद तिजारत, मोनोपोली वर्सेस फ्री ट्रेड, जो एक डिबेट है, उस पर गुफ्तगू हम लोग करेंगे। फिर कंपनी की तिजारत की नौइयत क्या थी, इस पर भी बातचीत होगी। और मर्केंटाइल बिजनेस और जो पॉलिटिकल पावर है, सियासी इक़्तिदार, इस पे भी हम लोग गुफ्तगू करेंगे। फिर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का उरूज, जो सनती सरमायाकारी है, इसका उरूज कैसे होता है, इस पे भी बातचीत होगी। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, सनती इन्हिदामकारी, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम मकसद, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कायम की गई थी, उसकी जो नौइयत थी वो जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज के तहत, और उसमें बहुत सारे सरमायाकारों ने हिस्सेदारी निभाई थी। तो इस बात का मुताला करने के लिए कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत से सरमायाकारों के मुश्तरका स्टॉक एंटरप्राइजेस के तौर पर तश्कील दिया गया था। यानी पहले जो कंपनी होती थी, बहुत सारे उसके एक मालिक होते थे, लेकिन ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें था कि बहुत सारे सरमायादार मिल करके एक मुश्तरका स्टॉक एंटरप्राइज कायम करते थे। इस तरह से उसकी तश्कील दी गई। दूसरा था कि ये जो मर्चेंट कैपिटलिस्ट थे, उन लोगों ने जो ज़्यादा सरमायादाराना दार थे, तो ये लोग जो है, इनको मराद दी गई थी, प्रिविलेज दी गई थी सरकारों के द्वारा। तो क्यों दी गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से दी जाने वाली इन तजारती सरमायादाराना मनसूबों को इनके जो मुतल्लिक़ा ममालिक की हुकूमतों थे, उन लोगों ने किस तरह और क्यों इजारादाराना तिजारत की मुराद दी थी, इस पे भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगला जो है वो ये है कि अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी और अंग्रेज़ी जो फ्री ट्रेडर्स थे, जो आज़ाद तिजारत के हामी थे, उन लोगों ने इजारादारी तिजारत के दरमियान किस तरह एक कशमकश हुई, एक स्ट्रगल हुआ, एक बहस छिड़ी, जिसके नतीजे में बरतानवी हुकूमत को इजारादारी की जो मराद इन्होंने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी, वो सब की सब वापस लेनी पड़ी। तो इस पे भी हम लोग तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। फिर है कि अंग्रेज़ी कंपनी की तिजारत की नौइयत
क्या थी, नेचर क्या था, और हिंदुस्तान में कंपनी के जो मुलाजिम थे, उनके नौकर जो थे, उनकी निजी तजारत बतौर इज्तिमाई इजारादारी ये कैसे हमारे सामने नज़र आती है, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। तिजारती सरमायादाराना इदारों के जो इलाके थे और उनमें सियासी ताकत के हुसूल की तरफ रुख करने की वजूहात क्या थी? ये क्या रीज़न्स थे कि जो मर्चेंट कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज़ थे, वो धीरे-धीरे जो इलाके थे, उस पर फ़तह करने लगे, उसको अपने अंदर मिलाने लगे और एक सियासी ताकत उभर कर के सामने आए। इसकी वजूहात का भी जायज़ा हम लेने की कोशिश करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह सनती सरमायादारी के उरूज ने हिंद बरतानवी इक़्तिसादी ताल्लुकात की जो नौइयत थी, उसको तब्दील करके रख दिया और इसके नतीजे में कंपनी की जो तिजारती पॉलिसियाँ थीं, उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो राइज़ करता है, वो किस तरह से इंडो ब्रिटिश इकोनॉमिक रिलेशंस को बदल देता है और नतीजे के तौर पर कंपनी की जो तिजारती पॉलिसियाँ थीं, वो किस तरह तब्दील होती हैं, इसका हम तफसील से जायज़ा लेंगे। तो जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, तो हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजारत का जो साख्त था और जो नेचर था, नौइयत थी, वो हिंदुस्तान में वो एक मोनोपोली थी, एक इजारादारी थी, जो इसे बरतानवी हुकूमत के ज़रिए मिली थी। और बरतानवी हुकूमत ने इजारादारी दी थी, इसके ख़िलाफ़ जो कंपनी की मोनोपोली थी और जो अंग्रेज़ी जो थे फ्री ट्रेडर्स थे, आज़ाद तजारत के हामी थे, तो इजारादारियों के बीच और आज़ाद तजारत के हामियों के बीच जो रस्साकशी होती है, उसको भी हमें देखना होगा। और जो हिंदुस्तान में इलाक़ों को फ़तह करने के बाद थी, अपने मिलाने की बात थी और सियासी इक़्तिदार कंपनी को हासिल करने की बात थी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज़्म यानी सनती सरमायादारी का जो उरूज हुआ, इसका असर कंपनी की जो तिजारती पॉलिसियाँ थीं, क्या थीं, इन सब का भी तफसीली जायज़ा हम लोग लेंगे। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे एक तस्वीर जिसमें कि 18वीं सदी में हिंदुस्तान के तिजारती रास्ते क्या थे, इसको दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि बरतानिया से हिंदुस्तान का जो सफ़र था, वो सफ़र जहाज़ों के द्वारा, पानी जहाज़, बड़े-बड़े जहाज़ होते थे, उसके ज़रिए तय किया जाता था और बड़े-बड़े जहाज़ों में सामान लाद करके इनको काफ़ी तवील रास्ता तय करना पड़ता था। वो पहले वहाँ से अफ्रीका का जो आखिरी जुनूबी किनारा था, केप ऑफ गुड होप, वहाँ तक जाते थे और वहाँ से फिर वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बंदरगाह, चाहे वो बॉम्बे हों, मद्रास हों, कलकत्ता हों या फिर चीन के बंदरगाह कैंटन हों, वहाँ तक जाते थे। तो पहले ये था कि सुएज़ जो नहर था, वो तजारत के लिए वो बना नहीं था, खुला नहीं था, इसलिए इन लोगों को काफ़ी तवील रास्ता अख्तियार करना पड़ता था। बाद में जब सुएज़ कैनल बन गया, सुएज़ नहर बन गया और इसको तजारती रास्तों के लिए खोल दिया गया, तो यही रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है बरतानिया और हिंदुस्तान की तजारत के दरमियान तैयार करने के लिए। लेकिन उस ज़माने में, जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो रास्ता था, यही तवील रास्ता था, जो कि काफ़ी घूम करके बरतानवी जहाज़ जो होते थे, वो अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा करके केप ऑफ गुड होप जाते थे और वहाँ से फिर वो मुड़ करके हिंदुस्तान की तरफ आते थे। तो बॉम्बे हैं, मद्रास हैं, कलकत्ता है, उनके बंदरगाहों पे इनके जहाज़ लंगरअंदाज होते थे और अगर चीन जाना होता था, तो इसी केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही वो कैंटन की तरफ रुख करते थे और चीन के बंदरगाहों पर जो सामान पहुँचाते थे और वहाँ के बंदरगाहों पर या हिंदुस्तान के बंदरगाहों पर सामान लाद करके इसी रास्ते से वो वापस केप ऑफ गुड होप होते हुए बरतानवी बंदरगाहों तक जाते थे। तो ये बड़ा तवील रास्ता था
लेकिन जब सुएज़ कैनाल का निर्माण हो जाता है तो यही रास्ता बहुत ही आसान नज़र आने लगता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का ढांचा क्या था, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोप की थी, चाहे वो अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी हो या डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, सभी की सभी जो ये जो कंपनियां थीं वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज थीं, मुश्तरका स्टॉक कंपनीज थी हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर। और ये पहली तजारती कंपनियां इस तरह थी जो इस नौइयत की बनाई गई थी। जॉइंट स्टॉक स्ट्रक्चर जो होता था, इसका मतलब था कि इस कंपनी में जो सरमायाकारी होती थी, जो फंडिंग होती थी, कैपिटल जो मुहैया किया जाता था, वो बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो थे, स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स थे, उनसे पैसे इकट्ठे कर करके जमा किए जाते थे और इससे एक बहुत बड़ा सरमाया इन कंपनियों के बीच हो जाता था। और इस सरमाए की बदौलत, वो इस बड़ी पूंजी की बदौलत वो अच्छे खासा तजारत दूसरे मुल्कों के साथ कर सकते थे। लेकिन ये काम कहा जाए कि एक इंसान के लिए या एक दो लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं था कि हम पार्टनरशिप में कर सकें। इसलिए जॉइंट स्टॉक स्ट्रक्चर का ख्याल रखा गया और जो बरतानवी कंपनी, जो यूरोपीय कंपनियां थीं, चाहे वो अंग्रेज़ों के यहाँ थीं या फ्रांसीसियों के यहाँ थीं या डच के यहाँ थीं, ये सब की सब जॉइंट स्टॉक कंपनीज इनका स्ट्रक्चर था और इसी ढांचे पर इनको बनाया गया था। इसके फायदे भी क्या थे, ये भी देखना चाहिए हमें। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी से जो बिजनेस एक्टिविटीज थी, जो तिजारती अमल जो था, इसमें एक तसलसल था और इनकी जो पॉलिसियां थी, एक कम वक्फे के लिए नहीं बल्कि तवील मुद्दत के लिए बनाई जाती थी और कभी कभी तो ये सदियों के लिए बनाई जाती थी। तो ये एक बिजनेस में, तजारत में तसलसल इससे बना रहता था। ये एक बहुत बड़ा फायदा जॉइंट स्टॉक कंपनी का था। दूसरी बात ये थी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो थी, उसमें जो स्कोप ऑफ मोबिलिटी था, यानी कि मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, सरमाए की नकल व हरकत, यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर चाहे कि हम अपने सरमाए को एक कंपनी से निकाल करके दूसरी कंपनी में मुंतकिल करना चाहते हैं जहां के हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो काम ये आसानी से कर सकते थे। जबकि दूसरी तरह की कंपनी अगर होगी, दूसरी नौइयत की, उसमें ये मुमकिन नहीं था। इसलिए इस निज़ाम के तहत कंपनी में जो सरमायाकारी होती थी, वो यही सरमाया एक कंपनी में फंस के नहीं रह जाता था, बल्कि जब शेयर होल्डर उसे चाहते थे, उस कंपनी से सरमाया को, कैपिटल को निकाल करके दूसरी कंपनी में उसको डाल सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते थे। तो ये बहुत बड़ा फायदा था लोगों के लिए, जो ताजिर थे उनके लिए। और ये जो सरमाया था, किसी एक कंपनी के तहत नहीं बंधा हुआ था, बल्कि वो अगर एक कंपनी में लॉस हो रहा है तो उससे पैसा निकाल करके दूसरी कंपनी में जो प्रॉफिट देगी, जिस फायदा पहुंचाएगी, उसमें सरमायाकारी की जा सकती थी। इससे कैपिटल का, सरमाया का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो फॉर्म था, जो इसका जो साख्त था, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का जो था, वो ईस्ट इंडियन ट्रेड के लिए जो रखा गया था, हिंदुस्तान तजारत के लिए, ये किसी भी दूसरे तरह के ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा एफिशिएंट था, ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता था। इसलिए इस तरह की साख्त को रखा गया कि ये ज़्यादा सूटेबल है, ये ज़्यादा माकूल है हिंदुस्तान के साथ तजारत करने के लिए। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हिंदुस्तान के साथ जो बिजनेस था, उसमें
बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की ज़रूरत थी, यानी छोटी-मोटे सरमाया की से काम नहीं चल सकता था, काफ़ी बड़ा सरमाया चाहिए और बड़ा सरमाया किसी 1-2 इंसान के बस की बात नहीं थी, बल्कि बहुत सारे लोग मिल कर के एक सरमाया इकट्ठा करें, जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में मुमकिन था, तभी ये मुमकिन हो सकता था, इतने बड़े सरमायाकारी करने के लिए। दूसरा ये था कि अनसर्टेनिटी ऑफ बिज़नेस था, यानी कि कारोबार की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल। एक सिचुएशन फिक्स नहीं था। हो सकता है कि बर्तानिया से जहाज़ चला हो हिंदुस्तान के लिए, रास्ते में जहाज़ टूट जाए, रास्ते में जंग छिड़ जाए, रास्ते में उसे लुटेरे लूट लें। तो ये बहुत सारी बिज़नेस में अनसर्टेनिटी थी, कारोबार की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल थी, जिस वजह से इस तरह के ढांचे की ज़रूरत थी, जो कि इस तरह के नुकसानात को सह सके। इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट था, सरमायाकारी था और उसका जो प्रॉफ़िट होता था इस तरह के बिज़नेस में, तो इसका जो पीरियड था, काफ़ी लंबा रहता था, लॉन्ग वेटिंग पीरियड था, काफ़ी मुद्दत इंतज़ार करना पड़ता था। तो अगर बहुत सारे लोग सरमाया इकट्ठा कर के बिज़नेस स्टार्ट करते हों, तो उसमें अगर इंतज़ार का वक़्फ़ा ज़्यादा भी हो, तब भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर छोटे बिज़नेसमैन हों, 2-4 ही लोग हों, तो बहुत तवील मुद्दत तक प्रॉफ़िट का इंतज़ार करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसलिए भी ये जो फ़ॉर्म ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन था, जॉइंट स्टॉक कंपनी का, ये ज़्यादा माक़ूल था हिंदुस्तान के साथ तजारत करने के लिए। इसी वजह से इन सब चीज़ों को मलहूज़ रखते हुए बरतानिया में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद एक जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज़, मुश्तरका स्टॉक कंपनी के तौर पर डाली गई। अगर शुरू के दिनों की बात हम लोग करें, तो हम देखते हैं कि शुरू के दिनों में कुछ ही मालदार ताजिर थे लंदन के, जो कि इसके शेयर होल्डर्स थे, इनका शेयर के मालिक थे। अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया हाउस लंदन में जो उनकी ऑफिस थी, उसको दिखाया गया है। किस तरह की बिल्डिंग थी, उसका एक पोर्ट्रेट है। यहीं से ये एक मरकज़ था, जहाँ से कि सारे अहकामात ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए जाते थे, सारे ऑर्डर्स लिए जाते थे और हिंदुस्तान में जो इसके मुलाज़मीन थे, तो वो इन्हीं के हुक्म के ताबे होते थे। 18वीं सदी जब चल रही थी, उस ज़माने में छोटे जो शेयर होल्डर्स थे, वो भी इसमें शामिल होने की कोशिश करने लगे और इन लोगों ने यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ 1708 में कायम किया और ये जो नई कंपनी थी, इसको पुरानी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जाना जाने लगा। तो मोटे तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई, जहाँ छोटे जो शेयर होल्डर्स थे, इनको भी मौके मिले। इंग्लैंड की बरतानिया की हुकूमत ने इस कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, इजारादारी के हुकूक दिए, राइट ऑफ मोनोपोली। अब इस इजारादारी के हुकूक से क्या मतलब था? इससे मतलब ये था कि हिंदुस्तान या दूसरी ममालिक जो कि इंडियन ओशन में हैं, बहर हिंद में, उनके साथ तिजारती ताल्लुकात कायम करने का हक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा, चाहे हिंदुस्तान हो या मशरक़ में आगे बढ़कर के चीन तक। इनको एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ ट्रेड दिया गया, यानी सिर्फ इन्हीं कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यह हक था कि हिंदुस्तान के साथ और चीन के साथ मशरक़ में तिजारत कर सकते थे। किसी भी दूसरी यूरोपीय कंपनी को इन मुल्कों के साथ तिजारत करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये जो हुकूक थे इनके, ये कानूनी हुकूक थे, लीगल राइट थे,
जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मलिका एलिजाबेथ अव्वल ने शुरू में दिया था, और उसके बाद जो बाद के हुक्मरान हुए बरतानिया में, शहनशाह हुए, उन्होंने इसको ये मराद रिन्यू किया, जारी रखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बरतानवी हुक्मरान थे, शहनशाह थे, इन्होंने क्यों मराद दी? क्योंकि जो मर्केंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था, जो तिजारती स्कूल नुक्ता नज़र था, उनका मानना था कि सरकार को, हुकूमत को, बरतानी हुकूमत को हिंदुस्तान के बाहर अपने गैर मुल्की तिजारत को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा करने से गैर मुल्क से बहुत सारा दौलत हम इकट्ठा कर सकते हैं और हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन ये जो तिजारत था दूर दराज के मुल्कों के साथ, वो बहुत ही खतरनाक था और इसको ज़रूरत थी मोनोपोली सिस्टम की, इजारादारी के निज़ाम की, ताकि जो इसमें सरमायाकार हैं उनको जो उन्होंने सरमायाकारी की है उसमें उनकी तिजारत की इजारादारी को बरकरार रखा जाए, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और लोग बढ़ चढ़ करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी कर सके। जो अमीर ताजिर थे अंग्रेज़ों के, वो शहनशाह के दरबार में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे और वहाँ उनकी जो पॉलिसीज़ होती हुई उसको बहुत हद तक वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे, मुतासिर कर सकते थे। यही वजह थी कि अंग्रेज़ी पार्लियामेंट ने अलग अलग वक्तों में चार्टर एक्ट पास किए, जिसके ज़रिए कि कंपनी की मोनोपोली को, इजारादारी को वक्तन फ़ौक्तन रिन्यू करते चले गए। कायम बड़ा एक सिलसिला कायम रहा, रिन्यू होता चला गया। जो फ्रांसीसी और डच कंपनियां थीं, ईस्ट इंडियन कंपनी, उनको भी उनकी हुकूमतों ने इजारादारी दी थी और उसी इजारादारी के उसूल के तहत वो कंपनियां भी अपनी कारकर्दगी कर रही थी। अब हम देखें कि मोनोपोली वर्सेस फ्री ट्रेड, यानी इजारादारी बमुकाबला आज़ाद तिजारत, ये बहुत बड़ी बहस थी, बहुत बड़ा स्ट्रगल था दोनों नुक्ता नज़र के बीच में। 18वीं सदी के वस्त तक से लेकर के 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, ख़ास करके इसकी जो मैनेजमेंट के आला अहदेदार थे, जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था, उनको कंपनी के जो इजारादारी के हुकूक थे उसको मौसर बनाने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी। यानी कि जो दूसरे ताजिर थे उनको इस तिजारत से कैसे बाहर रखा जाए, इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद इन्हें करनी पड़ी। इसकी जो वजूहात थे वो ये थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो खुद के मुलाजमीन थे, अफसरान थे, वो कंपनी की बिजनेस के साथ अपना भी प्राइवेट बिजनेस, निजी तिजारत कर रहे थे, जिससे कि कंपनी को काफ़ी नुकसान हो रहा था। दस्तक जो फ्री ट्रेड दिया गया था बंगाल नवाब के ज़रिए, उसका ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वो मखसूस सिर्फ कंपनी के लिए था, कंपनी तिजारत के लिए, लेकिन दस्तक का इस्तेमाल ये अपनी तिजारत के लिए भी कर रहे थे और
टैक्स नहीं देते थे। बहुत सारे ताजिर थे और जो एडवेंचरस थे वो हिंदुस्तान के अंदर कोशिश करके अपनी तिजारत को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें फ्री मर्चेंट्स कहा जाता था या इंटरलोपर्स कहा जाता था, और गैर कानूनी तौर पर ये हिंदुस्तान में तिजारत में करना चाहते थे और तिजारत में लगे हुए भी थे। तो ये जो दो वजूहात थी, इन वजूहात की बिना पर 18वीं सदी के वस्त से लेकर के 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अहदेदारान थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिन्हें कहा जा सकता था, उन्होंने बहुत ही कोशिश की कि कंपनी की मोनोपोली को, इजारादारी को कैसे बचाया जाए, कैसे इसे इफेक्टिव कराया जाए। अगले स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि ये जनरल का कोर्ट रूम है ईस्ट इंडिया हाउस लंदन में, जहाँ पर कि कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी मीटिंग होती थी शेयर होल्डर्स के साथ। उसका एक नज़ारा है, इसको दिखाने की कोशिश की गई है, और ये कोर्ट रूम ईस्ट इंडिया हाउस लंदन में वाक़ था, जहाँ के बहुत सारे डिसीशंस फैसले लिए जाते थे। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई, इजारादारी जो अता की गई, इस पर इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा हमलावर हुए। वैसे लोग जिन्हें इससे फ़ायदा नहीं हो रहा था, और वैसे वो लोग थे जो कि एडम स्मिथ जो माशियात के एक्सपर्ट थे, जिन्होंने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी है 1776 में, और इस किताब में उन्होंने इजारादारी के खिलाफ फ्री ट्रेड, आज़ाद तिजारत की वकालत की है। तो ये जो एडम स्मिथ थे, इनका मानना था कि इजारादारी के बजाय सरकार मुल्क की मईशत को सुधारने के लिए फ्री ट्रेड, आज़ाद तिजारत को बढ़ावा देना चाहिए, फ़रोग़ देना चाहिए। और इनका जो नुक़्ता नज़र था, इससे मुतासिर होकर के जो आज़ाद तिजारत के हामी थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला बोलना शुरू कर दिया इंग्लैंड में। और ये वो लोग वैसे ताजिर थे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजारत से अलग रखा गया था, और इन लोगों ने जो फ्री ट्रेड, आज़ाद तिजारत का जो मुहिम चला, इसको इन्होंने सपोर्ट दिया। एक बात ये भी देखने की है कि इसी ज़माने में इंग्लैंड में सनती इनकलाब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कारोबारी नक़्ल हरकत थी, कारोबारी अमल था, इसको सबके सामने ला के रख देता है। और हिंदुस्तान से बरतानिया जो बरामदात सामान यहाँ से एक्सपोर्ट होकर जाता था, उसकी अहमियत कम होती चली गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सनती इनकलाब जब ब्रिटेन में आया, तो वहाँ बड़े पैमाने पर सामान कारखानों में बनने लगे, और जिनकी लागत काफ़ी कम होती थी हिंदुस्तानी सामान के मुकाबले में। तो इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ थी, तिजारती जो एक्टिविटी थी, हिंदुस्तान से बरतानिया सामान को दरामद करने में, इनका जो इम्पोर्टेंस था, इनकी जो अहमियत थी, वो काफ़ी कम होती चली गई। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं एडम स्मिथ का पोर्ट्रेट है, और यही वो इंसान थे जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी 1776 में, और आज़ाद तिजारत, फ्री ट्रेड की वकालत की। अंग्रेजी पार्लियामेंट में एक स्ट्रॉन्ग लॉबी थी, जो कि पार्लियामेंटेरियंस की, पार्लियामेंट के सदस्य जो मेंबर्स होते थे, और इन लोगों ने
ईस्ट इंडिया कंपनी की इजारादारी को ख़त्म करने की वकालत की। बार बार प्रेशर दिया जाने लगा, दबाव बनाया जाने लगा कि इनकी इजारादारी ख़त्म किया जाए और जो फ्री ट्रेडर्स हैं, आज़ाद तजारत के हामी जो लोग हैं, इनको मौका दिया जाए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी जो ताजिर हैं, बाकी जो कंपनियां हैं तजारत में लगी हुई हैं, उन्हें भी हिंदुस्तान और चीन की तजारत में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यही वजह है कि मजबूर होकर के बरतानवी पार्लियामेंट को 1813 में चार्टर एक्ट पास करना पड़ा, जिसके ज़रिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हिंदुस्तानी तजारत में इजारादारी थी, मोनोपोली थी, वो ख़त्म कर दी गई इस चार्टर एक्ट के ज़रिए। और 1833 में एक दूसरा चार्टर एक्ट लाया गया, जिसके ज़रिए जो बची खुदी कंपनी की जो मराद थी वो ख़त्म कर दी गई। और ख़ास करके जो चीन के साथ इसकी तजारत अब तक का जो इजारादारी बनी हुई थी, वो 1833 के चार्टर एक्ट ने इसे भी ख़त्म कर दिया। तो ये दो एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट, ये ऐसे एक्ट थे, ऐसे कानून थे जिसके ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी की को जो मोनोपोली मिली थी ईस्ट इंडियन ट्रेड में, हिंदुस्तान और चीन के साथ तिजारत में, इन तिजारतों का खात्मा, इन मराद का खात्मा हो जाता है और इन मुल्कों के साथ तिजारत के दरवाजे दूसरी जो बरतानवी कंपनियां थीं जिस तिजारत में हिस्सेदारी चाहती थीं, उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब उन्हें भी मौके मिले कि वो इन तिजारत में अपनी हिस्सेदारी की मांग करें, इस तिजारत से फ़ायदा उठाएं, चूँकि वो जानते थे कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत बहुत मुफीद है, या चीन के साथ जो तिजारत उनकी होती थी। तो इस तरह से लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के कायम होने के लगभग 200 साल के बाद जो इसे इजारादारी के हुकूक उसे मिले थे, मोनोपोली राइट्स मिले थे, वो बरतानवी हुकूमत के ज़रिए वापस ले लिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। अब हम देखेंगे कि कंपनी की तिजारत की नौइयत क्या थी, नेचर ऑफ द कंपनीज ट्रेड। 17वीं सदी में जो अंग्रेजी कंपनियां थीं, उन्होंने अपनी तिजारत के लिए फैक्ट्री कायम की थी, और ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री नहीं थी जिसे आप कल कारखाने कहते हैं, बल्कि ये एक ट्रेडिंग स्टेशन था, तिजारती स्टेशन, एक डिपो था। और इनको दूसरे जो लोकल ताजिर थे या दूसरे गैर मुल्की ताजिर थे, उनके साथ वक्तन फ़ौक्तन मुआहदा भी करना पड़ता था। और 18वीं सदी में देखते हैं कि जो अंग्रेज़ थे, इनकी जो पोजीशन थी, ये काफ़ी एडवांटेजेस पोजीशन थी, इन्हें फ़ायदे वाली बात थी इनकी, चूँकि दूसरी जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज थीं, उनको इन लोगों ने बिल्कुल हाशिए पे लाके खड़ा कर रख दिया था। चूँकि जो बरतानवी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लगातार जंगें कर रही थी और सियासत की तरफ कदमें बढ़ा रही थी। जंग के ज़रिए इन्होंने नए नए खित्तों पर कब्ज़ा कर लिया था और सियासी इक़्तिदार कायम कर लिया था। इससे जो दूसरी यूरोपीय कंपनियां थीं, चाहे वो फ्रांसीसी कंपनी हों या डच कंपनियां हों,
ये बिल्कुल हाशिए पे आके खड़ी हो गई। दूसरी बात ये थी कि जो मुगलिया दौर हुकूमत के बाद जो उसकी जानशी रियासतें हुई, उनके ज़वाल के बाद इनकी जो कमज़ोरियाँ थीं और जो छोटी रियासतें थीं उनकी जो कमज़ोरियाँ थीं, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मौका दिया कि वो जो है धौंस और रिश्वत के ज़रिए जो मुकामी रियासतें थीं, मुकामी ताकतें थीं, उनको मजबूर किया कि खुसूसी मुराद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाए। और ये तभी मुमकिन था जबकि ये मिलिट्री स्ट्रांग हों और फौजी तौर पर ये कंपनियां, इनकी सरकारें इनको काफ़ी सपोर्ट कर रही थीं। इसका नतीजा हुआ कि ये कंपनी मिलिट्री लेवल पर भी, फौजी लेवल पर भी काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी, काफ़ी मजबूत हो गई थी और इन्होंने धौंस और रिश्वत के ज़रिए जो मुकामी ताकतें थीं उनको मजबूर किया कि हमें ख़ास मराद दें। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, जैसा मैंने कहा था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान के अंदर तिजारत के लिए अपनी फैक्ट्री कायम करते थे। तो ये फैक्ट्री कोई कारखाना नहीं होता था, बल्कि ये एक तिजारती मरकज़ होता था, तिजारती डिपो होता था। तो ये सूरत में अंग्रेज़ी फैक्ट्री, जिसको कारखाना आप कह सकते हैं ट्रांसलेशन करके उर्दू में, ये थी जो एक तिजारती डिपो थी, फैक्ट्री कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर सामानों को रखा जाता था। जो कारीगर थे और किसान थे, इसके अलावा बुनकर भी थे, नीले किसान भी थे। उनको 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में उन पर जब्र किया जाने लगा कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजमीन को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ते दामों पर सामान मुहैया कीजिए और कंपनी के लिए ही आप फसलें उगाइए, हमारे लिए सामान तैयार कीजिए और उन्हीं फसलों को, उन्हीं सामानों को तैयार कीजिए जो हमें ज़रूरत है। 18वीं सदी के ख़त्म होते होते अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुलाजमीन जो प्राइवेट ट्रेड करते थे, निजी तजारत, इन दोनों ने मिल करके एक कलेक्टिव मोनोपोली, इज्तमाई इजारादारी कायम कर दिया और इस तरह से ये लोग जो खास इजनास थे, खास सामान थे, इसको यूरोप में बरामदात का काम ये लोग करते थे। इस अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं कि दाहिनी तरफ गुजरात में एक बुनकर है जो कि कंपनी के लिए कपड़े तैयार कर रहा है और बाईं तरफ दस्तकार के जरिया पेचीदा डिज़ाइन के साथ हाथ से बने हुए सूती कपड़े हैं और इस पे इतने अच्छे डिज़ाइन किए हुए होते थे कि किसी भी मिल के लिए, किसी भी मशीन के लिए इसके डिज़ाइन को कॉपी करना बहुत ही मुश्किल था और इसलिए इनकी काफ़ी मांग भी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मर्केंटाइल बिजनेस एंड पॉलिटिकल पावर, तिजारती कारोबार और सियासी ताकत, कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो अपने तिजारती मकासद से हट करके इलाकाई तोसी की तरफ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन की तरफ तवज्जो दे। कुछ तो वजूहात होंगी। तो इसका हम जायज़ा लें तो देखते हैं कि शुरू में यूरोपीय जो तिजारत थी हिंदुस्तान के साथ, वो छोटे ही पैमाने पर होता था और
कुछ जहाज़ बरतानिया से हिंदुस्तान आते थे समुद्र के रास्ते से वक्तन फ़वक्तन, और जब ये जहाज़ आते थे सामान लेकर के वहाँ से, और फिर वापसी में इन्हें जो सामान चाहिए था बड़े पैमाने पर, तो इतने कम नोटिस वक़्फ़े में इन्हें सामानों को मिलना बंदरगाहों पर बहुत ही मुश्किल था कि इतने कम वक़्फ़े में कैसे वो सामान मुहैया करें और उसे फिर उस जहाज़ पे लाद करके बरतानिया की तरफ दोबारा सफ़र का रुख करें। इसीलिए इन्होंने फैक्ट्रियाँ कायम की, जो कि फॉरेन ट्रेडिंग स्टेशंस थे, गैर मुल्की तिजारती स्टेशंस, बड़े-बड़े बंदरगाहों के दरमियान के पास, या जो प्रोडक्शन सेंटर्स थे वहाँ पर डाले। और यूरोपीय जो कंपनियाँ थीं, ये चाहती थीं कि हमने जो ट्रेडिंग स्टेशंस बनाए हैं, जिन्हें फैक्ट्रीज कहा जाता है, उसकी हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको हम किलेबंदी करें, फोर्टिफिकेशन करें, और ऐसी इजाज़त कुछ जो मुक़ामी हुक्मरान थे उन्होंने दे भी दी इजाज़त, ज़मीन दे दी कि आप अपना ट्रेडिंग डिपो बना लीजिए, किलेबंदी कर लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इससे सिर्फ उसे संतोष नहीं हुआ, बल्कि वो अपने जो लिमिट था उससे ज़्यादा इन्होंने कोशिश की। जो सेल्फ प्रोटेक्शन था, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ की बात वो कहते थे, उन किलों को इन्होंने फ़ौजी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की, और वहाँ पर फ़ौज की टुकड़ियों को रखना शुरू किया, और उनकी मदद से जो मुक़ामी हुकूमतें थीं उनको चैलेंज करने लगे। इस सिलसिले में कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है और मद्रास का जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, उसकी मिसालें हम दे सकते हैं। चूँकि ये जो किले कायम किए गए थे, इससे जो गैर मुल्की ताजिर थे उनको आसपास के इलाकों में अपना कंट्रोल फैलाने में काफ़ी मदद मिली, और वहाँ से ये आसपास के इलाकों में अपना पावर कायम करने लगे, और जो आसपास के इलाके थे उन पर कब्जा जमाने की कोशिश उन्होंने की। कभी-कभी ये जो टेरिटोरियल क्लेम्स थे, इनकी इलाकों पे कब्जा जो करने लगे, इसकी बुनियाद कानूनी भी थी। जैसे कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल जाती है, तो बंगाल की दीवानी जो मिल गई, तो ये एक लीगल राइट, कानूनी हकूक़ इसे मिल गए। और 19वीं सदी के जो आखिर का ज़माना था, आखिरी दहाई था, उसमें कंपनी ने अपनी फ़ौजी ताकत को काफ़ी बढ़ा लिया, और इसी बुनियाद पर वो जो मुल्हिक़ इलाक़े थे उसमें तोसी करने का काम शुरू किया। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम, उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि ये फोर्ट विलियम क्या था। ये ट्रेडिंग स्टेशंस था, और यहाँ से वो इलाक़ाई तोसी के लिए कोशिश कर रहे थे। अगले स्लाइड में मद्रास में इसी तरह का फोर्ट उन्होंने किला बनाया था, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से मशहूर था, और मद्रास में भी इसी मरकज़ से, फोर्ट सेंट जॉर्ज से, वो इलाक़ाई तोसी की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया।
फौजी टुकड़ियों की मदद से जो मुतसिल इलाके थे उस पर कब्जा करके सियासी इक़्तिदार कायम करने की उन्होंने कोशिश की। अब हम देखेंगे तिजारत, मर्केंटाइल बिजनेस एंड पॉलिटिकल पावर में कि जो तिजारती ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक शुरू में एक वॉइस सिस्टम था। आप जान रहे हैं कि पहले कुछ जहाज आते थे, सामान खरीदते थे और फिर खरीद करके सामान ले जाते थे, तो उसको कहते हैं वॉइस सिस्टम। वॉइस सिस्टम से एक फैक्ट्री सिस्टम आया, फैक्ट्री का निज़ाम, जहाँ पर के वो उन्होंने फैक्ट्रियाँ कायम की, ट्रेडिंग स्टेशन, तिजारती मरकज़, और वहाँ से फिर वो जाते हैं किले की तरफ, किलाबंदी शुरू कर दी और उन किलों पर से उन्होंने सियासी इक़्तिदार की तरफ कदम बढ़ाया और इलाकाई इक़्तिदार, इलाकाई ताकत, टेरिटोरियल पावर के तौर पर के उभर करके सामने आने लगी। ऐसा होने से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस था, तिजारत था, काफ़ी बढ़ता चला गया और कंपनी के लिए ये बहुत ही करामत था कि कंपनी के पास फौजी ताकत हो ताकि किसानों, जो दस्तकार कारीगर हैं, ख़ास करके जो बंगाल के बुनकर हैं, उन पर हम जब्र कर सकें कि हमारे लिए तुम सस्ते दामों में सामान तैयार करो, और जो मुकामी ताजिर थे उनको डरा धमका सकें कि वो अंग्रेज़ जो फैक्टर्स हैं या प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, जो निजी ताजिर थे, उनके वो ताबे रहें, और दूसरे जो गैर मुल्की ताजिर हैं, चाहे वो फ्रांसीसी हों या डच हों, उन लोगों को इस तजारत से बिल्कुल अलग रखा जाए ताकि वो इस तजारत से हिंदुस्तान की तजारत जो हो रही थी, बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी जो तैयार कर रही थी, उससे कोई मुकाबला ये नहीं कर पाए। ये जो मिलिट्री और टेरिटोरियल पावर था, फौजी और इलाकाई ताकत जो थी कंपनी के पास, इसके ज़रिया वो जो इलाकाई हुकूमतें थीं, रीजनल प्रिंसिपैलिटीज़ थीं, या मुकामी अशराफिया तबका था, उससे प्रोटेक्शन मनी ले सकते थे, तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर पैसे वसूल सकते थे या उनसे रिश्वत ले सकते थे और लूट खसोट मचा सकते थे और उनके साथ जंग कर सकते थे, और इसके ज़रिए वो उस इलाके के महसूल पर मुकम्मल इक़्तिदार हासिल कर सकते थे। इस ज़मन में जो 1765 में बंगाल की दीवानी मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये इसका बहुत अच्छी मिसाल है किस तरह से रेवेन्यू को कंट्रोल इनका हुआ। कंपनी का जो शेयर था, लैंड रेवेन्यू, बंगाल के लैंड रेवेन्यू से जो उसको हिस्सा मिलता था बंगाल के महसूल से, इसने इसको मदद किया कि अंग्रेज़ी सामान को हिंदुस्तान से बरामदात के लिए एक्सपोर्ट करना होता था ब्रिटेन, उसके लिए जो बलियन यानी सोने चांदी की ज़रूरत होती थी, उसको कम से कम वहाँ से मंगवाया जाए। चूँकि हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी के हुकाम जो थे, उनको सामान खरीद करके बरतानिया को एक्सपोर्ट करने के लिए, बरामद करने के लिए सोने चांदी बलियन की ज़रूरत पड़ती थी, और इनके लिए बड़ा अच्छा था कि इस बलियन पर या सोने चांदी पर की जगह पर वो हिंदुस्तान के अंदर इतना नक़द जमा कर लें कि वो हिंदुस्तान से जो बरतानिया को बरामदात करने हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो नक़द की शक्ल में दे सकें। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इलाकाई तौसी करने की कोशिश थी, उसके माशी पहलू भी थे। चूँकि अंग्रेज़ों
का जो इंटरेस्ट था, मफाद था, इससे काफी जुड़ा हुआ था। अब हम देखेंगे कि rise of industrial capitalism and the company's mercantile policies। सनती सरमायादारी और कंपनी के तजारती पॉलिसियों का कैसे उरूज होता है। तो इंग्लैंड में हम देखते हैं कि 18वीं सदी का जो निस्फ आखिर है और 19वीं सदी की जो शुरुआत का हिस्सा है, उसमें इंग्लैंड में सनतकारी बड़े पैमाने पर होती है। ये बात, ये जो एक टेबल दिया गया है, उससे साबित होती है कि ज़राअत से कितना इनकम था, आमदनी थी। तो 1750 में हम ज़राअत से जो आमदनी थी वो पूरे कौमी आमदनी का, नेशनल इनकम का 40 से 45% था। 1851 में ये घट करके 20% हो जाता है और 1881 में इसमें और भी गिरावट आती है, कमी आती है, और ये सिर्फ नेशनल इनकम का, कौमी आमदनी का 10% रह जाता है। तो ज़राअत से जो इनकम है, ये बरतानिया में 1750 के मुकाबले में जो 40 से 45% था, वो 1881 तक आते आते घट के सिर्फ 10% रह जाता है। इसी दरमियान हम देखते हैं कि 1790 में जो फॉरेन ट्रेड था, गैर मुल्की तिजारत, इससे इनकम में कितना इजाफा हुआ। तो 1790 में ये सिर्फ 14% था कौमी आमदनी का, जो कि 1880 में बढ़ करके 36% हो जाता है। तो ये बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जो फॉरेन ट्रेड है वो काफी बढ़ रहा है। चूंकि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर जो था वो सनती जो इंडस्ट्री में तैयार हो रही थे सामान, और जो गैर मुल्की तिजारत थी, वो अंग्रेज की मईशत की एक बैकबोन था, उसकी एक रीढ़ थी। और अंग्रेजी जो सूती कपड़े की जो इंडस्ट्री थी, इसकी जो सनत थी, उसको इतना फरोग हुआ कि हिंदुस्तान के कपड़ों की डिमांड लगभग खत्म होती चली गई। इंग्लैंड को इतने इतने बड़े पैमाने पर वहाँ कपड़े बन रहे थे इनके मिलों में कि इसके लिए बाजार की ज़रूरत हुई, और इन्होंने हिंदुस्तान समेत दूसरे मुल्कों की तरफ नज़र डाली, और इन बढ़ते हुए कारखानों के लिए उनको ज़रूरत थी कच्चे माल की, ताकि अपनी इंडस्ट्री को वो पूरा कर पाएँ, कच्चे माल की को सप्लाई कर पाएँ। तो पूरा जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप था, मईशत का जो ताल्लुक था हिंदुस्तान और बरतानिया के बीच में, वो सनतकारी के बाद बिल्कुल बदल जाता है, जो पहले रहा था मर्चेंट कैपिटलिज्म के टाइम में। अब हम देखते हैं कि ये इसमें स्लाइड में लंकाशायर का कॉटन मिल है जो दिखाया गया है। अगली स्लाइड में सनती मैनचेस्टर है, जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप था, जहाँ के बड़े पैमाने पर सनत में तैयारी, ये आपकी फैक्ट्रियों में कपड़े तैयार किए जाते थे। और हिंदुस्तान के जो इलाके थे, जो कि हिंदुस्तानी ताजिरों ने एक्वायर कर लिए थे इंग्लैंड में, इस वजह से इंग्लैंड में जो पहली इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट कंट्री बन गया था। तो 1857 में जो हिंदुस्तान जो एक नए इंपीरियलिज्म की, साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है, इसकी झलक हम देख सकते हैं कि 1815 में जो इंडियन हिंदुस्तान के जो सामान थे, उनका जो एक्सपोर्ट होता था 1.3 मिलियन पाउंड था, जो 1832 में घट करके 0.1 मिलियन पाउंड हो गया। और इसी पीरियड में जो इंग्लैंड से जो सूती कपड़े थे, उसका जो हिंदुस्तान में इंपोर्ट है, दरामदाद है, वो 15 गुना बढ़ जाता है। हिंदुस्तान की जो मर्केंटाइल पॉलिसीज थी, वो थी, अब हो गई कि कॉटन क्लोथ हिंदुस्तान से कपड़ा खरीद करके वहाँ जो एक्सपोर्ट करना इंग्लैंड को, इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया 19वीं सदी में। इसकी जगह पे 1820 में हम देखते हैं कि कोई भी कॉटन क्लोथ एक्सपोर्ट नहीं होता था, सिर्फ कच्चे सूती माल, ये कच्चा जो रेशम था, शोरा था, जो कच्चे माल थे बारूद बनाने के लिए, नील था या जरी सामान थे, उनको एक्सपोर्ट किया जाता था।
जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1824 से सारे जो दरामदात हैं इंग्लैंड में उसकी पाबंदी लगा दी थी। सिर्फ उन मिलिट्री स्टोर्स को दरामदात किया जाता था जो कि कंपनी की ज़रूरत के लिए चीज़ थी। हिंदुस्तान और यूरोप के बीच में जो तिजारत थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट जो चार्टर एक्ट पास हुआ 1813 का, इसके ज़रिए वो दूसरे बरतानवी हुकूमत के ज़रिए खोल दिया गया। इस स्लाइड में आप शोरों को देख रहे हैं। और 19वीं सदी में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ कंपनी की पॉलिसीज में, फाइनेंसेस में। अब जो गैर तजारती जो अर्निंग थी कंपनी की आमदनी, जो लैंड रेवेन्यू से था दूसरे टैक्सेस के मुकाबले में, ये एक टेरिटोरियल रेवेन्यू जो इसे मिल रहा था इलाकाई इस पर, वो बढ़ता चला गया और जो इसकी कॉमर्शियल अर्निंग थी वो घटती चली गई। 1820 से कंपनी वो पूरी की पूरी जो इलाकाई इनकम था उस पर ही डिपेंड करने लगा। 1765 में बंगाल की दीवानी के जरिए जो रेवेन्यू इसे मिलता था, इससे जो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कॉमर्शियल अर्निंग्स भी कम हो गई। और कंपनी की जो फाइनेंस था इसकी जो माशी हालात थी, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बड़ी तब्दीली आ जाती है और कंपनी कोशिश करती है जो उसे महसूल मिल रहा है उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। और बंगाल की जो मईशत थी उसमें दूसरे कामों में उसको इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था। और ये एक इकोनॉमिक ड्रेन का एक थ्योरी आता है कि जो डिइंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसमें ये कहा गया कि आर.सी. दत्त और मदन मोहन मालवीय के जरिए उन्होंने कहा कि जो कॉटन गुड्स है इंग्लैंड भेजा जाता है और इसका जो इंपोर्ट्स होता है केप ऑफ गुड होप के जरिए वो हिंदुस्तान में, तो इसके वैल्यू 156 था 1794 में, जो कि 1,08,24 हो जाता है 1813 में। तो ये जो डिइंडस्ट्रियलाइजेशन था, सनती निहंदानकारी थी, इसकी जो वजह थी वो ये था कि मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल इसमें कंपनी का था, जिससे कि यहाँ की इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होती चली गई और धीरे धीरे यहाँ की इंडस्ट्री खत्म होती चली जाती है। और हिंदुस्तान की जो सनत थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उस पर जो बैन लगा दिया गया था इंग्लैंड में, इससे हिंदुस्तान की बरामदात की वजह से इस पर काफ़ी पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं और इससे जो हिंदुस्तान की जो बुनकर हैं उनके भी काफ़ी कम उनको इनकम होने लगती है। और जो बरतानवी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, इनको पूरी तरह इनको एडवांटेज था, इसलिए कि नए नए उनकी टेक्नोलॉजी उन्हें मिल रही थी, उनको जो गवर्नमेंट का भी प्रोटेक्शन था। और कुछ जो मौरखीन हैं वो कहते हैं कि इसी जो ड्रेन थ्योरी ये गलत है। ये एक्सपोर्ट मशीन में जो यार्न है उससे जो चीज़ें हुई उससे कोई ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान को नहीं हुआ, चूँकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी थी। उससे जो मार्केट एक्सपेंशन हुआ इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, जो सबूत कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कॉटन क्लोथ की जो डिमांड थी वो ज़्यादा नहीं बढ़ी और पर कैपिटा रियल इनकम में भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुश्तरका स्टॉक कंपनी के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ढांचा था, मुतल्लिका हुकूमत ने नजरदारी के लिए जो मराज से नवाजा। 18वीं सदी के दौरान इस नजरदारी पर निजी तजारत ने काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया था। 18वीं सदी के आखिरी दहाइयों से हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में अहम बरामदगी इजनास सिलसिले में अंग्रेजी कंपनी और कंपनी गिरोह की तरफ से हासिल करता इज्तिमाई इजारादारी की पोजीशन उन्होंने हासिल कर ली थी। और इजारादारी तजारत आज़ाद दरमियान एक जद्दोजहद देखने को हमें मिलती है। अंग्रेजी कंपनी की बढ़ती हुई सियासी तसल्लुत, इलाकाई तोसी को भी हमने देखा। 18वीं सदी के आखिर 19वीं सदी के अवाइल में इंग्लिस्तान में सनती इनकलाब ने कंपनी तजारती पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियाँ की और कानूनी इक़दाम की एक सीरीज ने कंपनी पर बरतानी हुकूमत का कंट्रोल बढ़ाया और जो बदले में एक मर्चेंट कंपनी से इलाकाई ताकत में तब्दील होने लगा था। और एक मयारी सरकारी और निजी मुशाहदात, जाती आदाद शुमार, रोजगार के आदाद शुमार हिंदुस्तान में नौबाती मीशत की ज़रूरियात हदूद की आम बुनियाद पर हम महफूज तरीके से ये नत्याखत कर सकते हैं। हिंदुस्तान में नौबाती हुक्मरानी की पहली सदी के दौरान बरतानिया से मशीन से बनी तकनीकी तौर पर आला तरीन बरामदात के मुकाबले में हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कमी वाक़ई हुई, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो बरतानवी पॉलिसी थी वो ये थी कि शुरू में तो मोनोपोली की बात थी, इजारादारी की बात थी, लेकिन धीरे धीरे वो फ्री ट्रेड का मौका देती हैं। 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए। और जो फ्री ट्रेड होता है इसके ज़रिए जो हालात पैदा होते हैं उससे डिइंडस्ट्रियलाइजेशन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हैं
कि आखिर क्या हुआ, डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन था या नहीं। लेकिन बिपिन चंद्र ने का कहना है कि डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन तो ज़रूर हुआ, इसलिए कि जो पर कैपिटा रियल इनकम था वो नहीं बढ़ा, कॉटन टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट है नहीं बढ़ा। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।